ब्रिटिश राज ने जाते जाते मुगलिया हिंदुस्तान को दो मुल्क भारत और पाकिस्तान में तकसीम कर दिया था, ये तो आपको याद होगा। इसी तरह उसने अर्ज़े फ़लस्तीन को भी दो हिस्सों में तकसीम किया, उसी ज़माने में जिस ज़माने में मुत्तहिद हिंदुस्तान को। इसी ब्रिटिश राज ने जब मिडल ईस्ट से अपना बोरिया बिस्तरा समेटना शुरू किया तो उसने फ़लस्तीन को तकसीम कर दिया और वहाँ फ़लस्तीन और इसराइल दो स्टेट वजूद में आ गए। इसी के साथ इसराइली दहशतगर्दी शुरू हो गई। फ़लस्तीनियों की ज़मीनों पर इसराइली दहशतगर्दों ने कब्ज़ा करने का सिलसिला जारी रखा और फ़लस्तीनियों की बड़ी आबादी माइग्रेंट बन गई। जब उन्हें जैतूनों के साए से निकाल दिया गया तो उनके हाथों में बस्ता था जिसमें उनके घरों की चाबियां थी, जहां से वो निकाले गए थे उनका मुल्क था और उसकी शहरियत थी। इसराइल ने अपनी इस दहशतगर्दी के साथ अपनी ज़िंदगी के इतने दिन और इतने साल तो पूरे कर लिए जितने तकरीबन भारत और पाकिस्तान के होंगे, लेकिन वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, आईन या जिसे संविधान कहा जाता है, नहीं बना सका। हालिया चंद हफ्तों से वहाँ हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे चल रहे हैं और पूरा मुल्क कोलैप्स होता नजर आ रहा है। मुल्क में अदालती रिफॉर्म का बेंजामिन नेतन्याहू हुकूमत का नामा इन मुजाहरों का सबब बना है, लेकिन इससे ज़्यादा जो बात इसराइलियों को खाई जा रही है वो ये है कि उनका मुल्क पूरी तरह बनने से पहले दुनिया के नक्शे से मिटने वाला है। जहाँ एक तरफ इस बात का फ्रस्ट्रेशन है कि इसराइल खात्मे के करीब है और कुछ नहीं हो सकता क्योंकि किसी भी यहूदी रियासत की उम्र 80 साल से ज़्यादा नहीं हुई और ये उम्र इसराइल अगले चंद सालों में पूरा कर लेगा। दूसरी तरफ कुछ लीडरान की कोशिश है किसी तरह इसराइल को मजीद मजबूत बनाकर उसकी उम्र बढ़ाई जाए। अरब देश के देखने वालों को फैजुल हक का सलाम। मई में इसराइल फ़लस्तीनियों की सरजमीन पर कब्जा करके अपने क़याम की 75वीं सालगिरह मनाएगा, लेकिन जैसा कि मैं पिछले कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि वहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं और सिविल वार, गृह युद्ध या खाना जंगी की कैफियत है। ये तक़रीबात कैसे मनाई जाएंगी वही जाने, लेकिन इसराइल का यह 75वां साल अमृत काल के डिफिनेशन में आएगा या नहीं, ये तो अमृत काल का ढोल बजाने वाले बताएंगे। लेकिन इसराइल के हालात तो बहुत संगीन हैं। संगीन न सिर्फ इसलिए कि वहाँ लोग हुकूमत की तानाशाही के खिलाफ सड़क पर हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि बार बार इसराइल के सियासी हलकों में भी ये याद दिलाया जा रहा है कि इसराइल की उम्र 80 साल से ज़्यादा नहीं है, बल्कि उसका नाम और निशान दुनिया के नक्शे से इसके पहले ही ख़त्म हो जाएगा। इसराइल के बारे में ये एक पेशगोई है जिसके तारीख़ी सबूत भी हैं और उस पर वहाँ के सियासतदान, थिंकर्स, दानिश्वर और लीडर भी यकीन रखते हैं। इसे कर्स ऑफ द 8th डिकेड के नाम से जाना जाता है। इसी वजह से ज़्यादातर इसराइली ये मानते हैं कि उनके खुद साख्ता मुल्क के 80 साल पूरे होने से कबल ही उनका मुल्क दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। यानी वो इसराइल जिसकी बुनियाद 14 मई 1948 में बरतानवी साम्राज्य की सरपरस्ती में रखी गई थी, 2048 में मिट जाएगा। ऐसा इसलिए भी समझा जा रहा है कि इससे कबल भी जब भी दो यहूदी मुल्क बने, एक किंगडम ऑफ डेविड और दूसरा किंगडम ऑफ हशमोनाइम, दोनों 80 साल से ज़्यादा नहीं रह सके। इसलिए बेशतर यहूदियों का मानना है कि उनका तीसरा मुल्क या तीसरी रियासत जो फ़लस्तीन की सरजमीन पर कायम है, उसका भी खात्मा करीब है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर, बड़े एकेडमिशियन और दानिश्वर जोसेफ मसीद ने एक वेबसाइट में एक मजमून लिखकर नियर फ्यूचर या मुस्तक़बिल करीब में इसराइल के खात्मे के इम्कानात पर तफसील से रोशनी डाली है। उन्होंने लिखा है कि इसराइल के खात्मे की बात से वेस्ट में काफ़ी दहशत है जो उसे कायम रखना चाहते हैं। ये खौफ खुद इसराइल के अंदर भी मौजूद है। उन्होंने लिखा है कि कर्स ऑफ द 8th डिकेड का खौफ दरअसल उसकी तारीख की वजह से भी है कि इस मुल्क का पुराना या कदीम इसराइल के नाम पर रखा गया है। अब उसका मुवाजना भी इसी पुराने इसराइल से किया जा रहा है जिसके नाम पर इस नए इसराइल को कायम किया गया था। उन्होंने लिखा कि इसराइल का ये नाम यहूदी सेटलर्स के साथ बातचीत के बाद रखा गया था। इस नाम नहाद मुल्क का नाम इसराइल के साथ साथ यहूदा और सहयून भी
تجویز یا پرپوز کیا گیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اسرائیل کے خاتمے کی پیشگوئی اس لیے بھی پھیلائی جا رہی ہے تاکہ فلسطینیوں کی سرزمین پر قبضہ کر کے آباد ہونے والے یہودیوں میں خوف پھیلایا جا سکے اور انہیں ویسٹ کی مالی، فوجی اور ڈپلومیٹک مدد ملتی رہے۔ لیکن دلچسپ بات تو یہ ہے کہ اسرائیل کے خاتمے کی پیشگوئی کی بات صرف یہودیوں کے درمیان نہیں بلکہ آزادی فلسطین کی تحریک حماس کے بانی یا فاؤنڈر شیخ احمد یاسین نے بھی 1999 میں الجزیرہ چینل کو اپنے انٹرویو میں ہی کہہ دیا تھا کہ اسرائیل کا خاتمہ قریب ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ نام نہاد ملک 21ویں صدی کے پہلے کوارٹر میں ہی ختم ہو جائے گا۔ ان کا اشارہ سال 2027 کی طرف تھا جب اسرائیل کے 80 سال پورے ہو جائیں گے۔ شیخ یاسین نے قرآن سے یہ نتیجہ نکالا تھا کہ ہر 40 سال کے بعد نسلیں بدل جاتی ہیں۔ ان کے مطابق اسرائیل کے پہلے 40 سال 1948 سے 1987 تک مار دھاڑ اور قتل و غارت گری کے سال تھے۔ اس کے بعد کے 40 سال اس کا مقابلہ کرنے اور اس ملک کے سامنے چیلنجز کھڑے کرنے کے سال ہیں۔ اسی سلسلے میں فلسطینی اسکالر اور ریسرچر بسام جرار کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ انہوں نے اس پر ایک پوری کتاب لکھ ڈالی تھی جس میں پیشگوئی کی تھی کہ اسرائیل 2022 کے آس پاس ختم ہو جائے گا۔ ان کی اس پیشگوئی سے شیخ یاسین کی پیشگوئی کو سپورٹ ملا تھا۔ بسام جرار نے کہا تھا کہ 2022 تک اس بات کے 95% امکانات ہیں کہ اسرائیل ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے بھی اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے قرآن کی بعض آیات کا حوالہ دیا تھا۔ لیکن ان دونوں فلسطینیوں کی رائے جو بھی ہو، دیکھنا یہ ہے کہ خود اسرائیلی اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ بہت سے اسرائیلی سیاستداں یا پولیٹیشنز اپنی سیاسی گفتگو یا بیانات میں بھی کرس آف دا 8th ڈیکیڈ کا خوب دھڑلے سے ذکر کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہوتا ہے کہ اسرائیلیوں کو متحد کرنا چاہیے تاکہ یہ پیشگوئی صحیح نہ ثابت ہو سکے۔ خود اسرائیل کے فارمر پرائم منسٹر ایہود باراک نے مشہور اسرائیلی اخبار یدیوت اہرونوت میں 4 مئی 2022 کو ایک مضمون لکھا تھا جس میں اس بات کا اندیشہ ظاہر کیا گیا تھا کہ اسرائیل 80 سال پورے ہونے سے پہلے ہی زوال پذیر ہو جائے گا۔ انہوں نے اس کی وجہ یہ بتائی تھی کہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کوئی بھی یہودی اسٹیٹ 80 سال پورا نہیں کر سکا ہے۔ انہوں نے بھی کنگ داؤد کے اسٹیٹ اور حشم و نائم کے اسٹیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ دونوں اسٹیٹ اپنی عمر کی 8ویں دہائی میں بکھر گئے تھے۔ ایہود باراک نے اپنے مضمون میں یہ بھی کہا تھا کہ اس کرس آف دا 8th ڈیکیڈ کا تعلق صرف اس یہودی ملک سے ہی نہیں بلکہ امریکہ سے بھی ہے۔ اس کی 8ویں دہائی میں خانہ جنگی ہوئی تھی۔ اٹلی بھی اپنی 8ویں دہائی میں فیلڈ اسٹیٹ قرار پایا تھا۔ جرمنی بھی اپنی 8ویں دہائی میں نازی اسٹیٹ بن گیا تھا جس کی وجہ سے ورلڈ وار میں اسے شکست ہوئی تھی۔ اس میں ایہود باراک نے اسرائیلیوں کو متحد ہونے کو کہا تھا کہ اندرونی خلفشار اور ایک دوسرے سے نفرت کے نتیجے میں اسرائیل کے خاتمے کی پیشگوئی درست ثابت ہو سکتی ہے۔ اسرائیل کے ایک اور فارمر پرائم منسٹر نفتالی بینٹ نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ اندرونی طور پر ایک دوسرے سے نفرت کے نتیجے میں ملک متحد نہیں رہ پائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل اپنے تمام دشمنوں سے زیادہ طاقتور ہے لیکن اندرونی ڈیوائیڈ اور ایک دوسرے سے نفرت کی وجہ سے وہ ٹوٹ سکتا ہے۔ بینی گینٹس جو اسرائیل کے وار منسٹر رہے، انہوں نے واٹس ایپ پر اسرائیل کے حوالے سے لکھا یہ بات درست ہے کہ یہودی ریاست کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے وہ حقیقت ہے کہ اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے، لیکن موجودہ پرائم منسٹر بنیامین نتنیاہو اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسرائیل کے 100 سال پورے ہو جائیں۔ انہوں نے 2017 میں ہی اسرائیل کو درپیش خطرات کی بات کہی تھی اور اس کو درپیش چیلنجز کا مقابلہ کرنے کو کہا تھا کہ وہ 100 سالہ یوم آزادی منا سکے۔ اپنی تقریر کے دوران انہوں نے حشم و نائم اسٹیٹ کا بھی ذکر کیا تھا جو تقریباً 80 سال تک قائم رہی۔ ان کی کوشش ہے کہ اسرائیل کے 100 سال پورے ہو جائیں۔ حشم و نائم اسٹیٹ
140 साल कबल मसीह या बिफोर क्राइस्ट बना था और रोमन्स ने 63 साल कबल मसीह में उस पर कब्जा करके उसे खत्म कर दिया था। खुद इसराइली हिस्टोरियंस या मौरखीन ये कह रहे हैं कि इसराइल का खात्मा करीब है और कर्स ऑफ द 8th डिकेड एक हकीकत है। एक इसराइली हिस्टोरियन बेनी मॉरिस ने तो 2019 में अल जजीरा में एक मजमून लिखकर इसराइल के खात्मे की नहायत खतरनाक तस्वीर कशी भी डाली है। बेनी मॉरिस इसराइल के उन नए हिस्टोरियंस में से एक हैं जो इस बात का इतराफ़ करते हैं कि ज़ायोनिस्ट या सह्यूनियों ने फ़लस्तीनियों के खिलाफ संगीन जराइम किए हैं। मॉरिस एथनिक क्लींजिंग को बुरा नहीं समझते और ये भी कहते हैं कि इसराइल को बचाने की कोशिश होनी चाहिए, लेकिन वो साथ साथ ये भी कहते नहीं चूकते इसराइल का एक मुल्क की हैसियत से कोई मुस्तकबिल नहीं। उसकी वजह यह है कि जॉर्डन या उर्दन और मेडिटेरेनियन के दरमियान अरबों की आबादी बहुत बड़ी है और ये बहुत बड़ा गलबा है। अरब चाहेंगे कि फ़लस्तीनी दोबारा इस इलाके में आकर आबाद हो जाएं और यहूद अक़लियत हो जाएं। मॉरिस का कहना था कि इसराइल आइंदा 30 से 50 साल के अंदर ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये बात कर्स ऑफ द 8th डिकेड के खिलाफ होगी। इसराइली पार्लियामान या किनेसेट के 4 बार चुने गए सदर फ्राहम बोर्ग ने साल 2007 में ही एक किताब हिटलर पर जीत के नाम से लिखी थी, जिसमें कहा था कि इसराइल डेमोक्रेसी का गला घोंट कर और ह्यूमन वैल्यूज़ के खिलाफ काम करके अपना खात्मा जल्द कर देगा। उन्होंने लिखा है कि इसराइल का आखिर ज़माने में वही हाल होगा जो नाज़ी जर्मनी का उसके आखिरी दौर में हुआ था। इसराइल के एक रिटायर्ड जनरल शाउल अराइली ने अखबार हार्ट्स में एक मजमून लिखा कि ज़ायनिस्ट यहूदी अक्सरियत वाला एक मुल्क बनाने में नाकाम रहे हैं। ये वक्त इसराइल के लिए मुनासिब नहीं। एक इसराइली एनालिस्ट आरी शाफेत का कहना है कि इसराइल अब नो रिटर्न पॉइंट पर आ गया है कि और अपनी आखिरी सांस ले रहा है। उन्होंने कहा कि इसराइली दरअसल ज़ायनिस्ट मूवमेंट के झूठ का शिकार हुए हैं, अब निकल भागने का वक्त है। यहूदी रबीज़ का एक ग्रुप जो फ़लस्तीनी शहरियों और बच्चों के कत्ल का फतवा देता रहता है, वहीं उनका एक दूसरा ग्रुप भी मौजूद है जो इसराइल के एक मुल्क की हैसियत से क़याम का मुखालिफ है। एक यहूदी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन नातोरी काटा के स्पोक्समैन इज़राइल डेविड वाइज ने जो 2014 में अल जजीरा को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि वो यहूदियों के किसी स्टेट के क़याम के ख़िलाफ़ हैं। यहूदी टीचिंग्स किसी भी ज़ायनिस्ट स्टेट को जायज़ नहीं करार देती और उसे अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी मानती हैं। उसका वजूद ही एक इविल शर या खुदा की नाफरमानी है। उनका कहना था कि इसराइल उस सरजमीन पर कायम किया गया है जहाँ दूसरे लोग रहते थे। अगर ये कहीं ऐसी जगह बनता जहाँ कोई दूसरा न होता तो भी ये यहूदी तालीमात के ख़िलाफ़ होता। उन्होंने कहा कि ज़ायनिस्ट अपने मज़हब से दूर हैं। वो कहीं भी अपना स्टेट कायम करना चाहते थे, यहाँ तक कि वो युगांडा और पेटागोनिया का भी नाम लेते थे। उन्होंने झूठी कहानी गढ़कर फ़लस्तीन की सरजमीन पर इसराइल को कायम किया। वाइजर का कहना है कि पूरे फ़लस्तीन पर सिर्फ फ़लस्तीनियों का हक़ है। एक फ़लस्तीनी हिस्टोरियन अदनान अबू तबाना ने एक वेबसाइट सनद से बात करते हुए कहा कि तौरात के मुताबिक यहूदी स्टेट की उम्र सिर्फ 76 साल है। ऑर्थोडॉक्स यहूदियों के पुराने टेक्स्ट से यही पता चलता है और ये भी पता चलता है कि उसकी आखिरी रूलर का नाम नेतन्याहू होगा। आज के इसराइली प्राइम मिनिस्टर का नाम भी बिन्यामीन नेतन्याहू है। ऑर्थोडॉक्स यहूदियों का मानना है कि यहूदी स्टेट का क़याम ही एक गलती है और ये अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी है। मिलते हैं जल्द ही किसी ऐसी ही वीडियो के साथ। खुदा हाफिज। Thank you for watching this video. If you liked this, please subscribe and don't forget to click the bell icon. Your comments are also important for us.